भारत की आज़ादी की कहानी केवल घटनाओं और तारीखों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह उन व्यक्तित्वों की जीवनी है जिन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। इन्हीं व्यक्तित्वों में एक नाम ऐसा है जो साहस, बलिदान और विद्रोह का प्रतीक बन चुका है, सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें पूरा देश नेताजी के नाम से जानता है। नेताजी केवल एक स्वतंत्र सेनानी नहीं थे, बल्कि एक ऐसी विचारधारा थे जो ये मानती थी कि आज़ादी भीख में नहीं मिलती, बल्कि आज़ादी को संगठित संघर्षों से हासिल किया जाता है। आज मैं आप सबको कॉल देता हूं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1857 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनका परिवार शिक्षित और अनुशासित था। आगे चलकर इसी अनुशासन ने उनके व्यक्तित्व की नींव रखी। बचपन से ही सुभाष में असामान्य प्रतिभा और अनुशासन की भावना दिखाई देती थी। वे पढ़ाई में अत्यंत मेधावी थे। उन्होंने इंग्लैंड जाकर ICS की एग्जाम पास की। इस एग्जाम को आप अभी की UPSC से कंपेयर कर सकते हैं। ये अंग्रेजी शासन की सबसे प्रतिष्ठित नौकरी मानी जाती थी। वह पद था जिसके लिए भारतीय युवाओं को अंग्रेजी शासन की सेवा करनी पड़ती थी। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने इस नौकरी को ऐसा सोचकर ठुकरा दिया कि मैं उस शासन की सेवा कैसे कर सकता हूँ जिसने भारत को गुलाम बना रखा है। यह तो आत्मसम्मान के खिलाफ होगा। यह निर्णय बताता है कि सुभाष चंद्र बोस को व्यक्तिगत सफलता से अधिक महत्वपूर्ण राष्ट्र की स्वतंत्रता थी। ICS छोड़ने के बाद नेताजी पूरी तरह स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। वे महात्मा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस से जुड़े और बहुत ही कम समय में एक प्रभावशाली नेता बनकर उभरे। उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी क्योंकि वे केवल भाषण नहीं देते थे, वे ठोस कार्य और स्पष्ट विचार रखते थे। वे मानते थे कि अंग्रेजी शासन केवल अपील से भारत नहीं छोड़ेगी। उनके अनुसार ब्रिटिश साम्राज्य एक ताकतवर सत्ता थी जिसे चुनौती देने के लिए भारत को भी एक संगठित शक्ति बनना होगा, और यहीं से उनके विचार कांग्रेस की मुख्यधारा से अलग होने लगे। नेताजी 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। पहली बार 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए और दूसरी बार 1939 में गांधी जी ने नेताजी के खिलाफ अपने उम्मीदवार पट्टभी सीतारामैया को उतारा, लेकिन नेताजी ने पट्टभी सीतारामैया को हराकर दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। नेताजी 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। यह दर्शाता है कि जनता और कार्यकर्ताओं में नेताजी के नेतृत्व पर विश्वास रखते थे, लेकिन कांग्रेस के अंदर ही उनके विचारों को लेकर मतभेद बढ़ने लगे। जहां कांग्रेस के अधिकांश नेता अहिंसा और आंदोलन में विश्वास रखते थे, वहीं नेताजी का मानना था कि आज़ादी भीख में नहीं मिलती, उसे छीनना पड़ता है। विचारों के इसी टकराव के कारण गांधी जी ने नेताजी को अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के लिए दबाव बनाया। तब नेताजी ने अध्यक्ष पद के साथ साथ कांग्रेस से भी इस्तीफे दे दिया और इसके बाद नेताजी का जीवन एक नई दिशा में मुड़ गया। उन्होंने भारत से बाहर जाकर अंग्रेजों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन जुटाने का निर्णय लिया। वे पाकिस्तान से अफगानिस्तान होते हुए रसिया पहुंचे। वहां पर स्टालिन से मदद की कोई उम्मीद न देखने पर वे जर्मनी के लिए रवाना हुए। जर्मनी पर भी हिटलर से कोई मदद न मिलने पर वे जर्मनी की सबमरीन में बैठकर जापान पहुंचे और वहां जाकर आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली। आगे चलकर इसी आज़ाद हिंद फौज ने भारत की आज़ादी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह व्यक्ति जिसने भारत की आज़ादी में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हीं की मृत्यु आज भारत के इतिहास की सबसे विवादित और रहस्यमयी घटनाओं में से एक है। आधिकारिक रूप से कहा गया है कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक विमान हादसे में नेताजी की मृत्यु हो गई, लेकिन इस दावे पर शुरुआत से ही सवाल उठते रहे हैं। इस दुर्घटना के ना ही कोई ठोस सबूत मिले हैं और ना ही उनके शव के कोई प्रमाण मिले हैं। यही वजह है कि नेताजी की मृत्यु पर हमेशा से ही संदेह उत्पन्न होता है। कई इतिहासकारों का मानना है कि नेताजी इस विमान दुर्घटना में मरे ही नहीं। कुछ का मानना है कि नेताजी सोवियत संघ पहुंच गए, तो कुछ का मानना है कि वे गुमनामी में जिए, और सबसे प्रचलित दावों में से एक है कि वे भारत में ही साधु बनकर रहे। इन दावों को लेकर कई जांच समितियां बनी, शहनवाज कमेटी, खोसला आयोग और बाद में मुखर्जी आयोग। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि मुखर्जी आयोग ने इन विमान दुर्घटना की कहानी को नकार दिया, लेकिन उसकी रिपोर्ट को आधिकारिक रूप पर स्वीकार नहीं किया। यहीं से कांग्रेस की भूमिका पर सवाल उठते हैं। आलोचकों का कहना है कि कांग्रेस नेताजी के लोकप्रियता और उनके सशक्त संघर्षों के विचारों से असहज थी। ऐसा माना जाता है कि अगर नेताजी जीवित होते और वे भारत लौटते तो वे भारत की राजनीति की दिशा बदल सकते थे। इसी आशंका के चलते कुछ लोगों का मानना है कि नेताजी से जुड़े दस्तावेजों को दशकों तक गोपनीय रखा गया और सच्चाई को सामने आने से रोका गया। यह भी एक बड़ा प्रश्न है कि नेताजी की मृत्यु स्पष्ट थी तो उनसे जुड़ी फाइलों को सीक्रेट क्यों रखा गया, उनके परिवार की निगरानी क्यों की गई, और हर वैकल्पिक सिद्धांत को गंभीरता से जांचने के बजाय उन्हें दबाने की कोशिश क्यों की गई।
कांग्रेस पर यह भी आरोप लगते हैं कि उसने ब्रिटिश सत्ता और अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के दबाव में नेताजी के मामले को क्लोज चैप्टर घोषित करने की जल्दबाजी दिखाई। हालांकि यह भी सच है कि इन आरोपों के कोई अंतिम और पुख्ता प्रमाण आज तक सामने नहीं आए हैं। कांग्रेस की ओर से हमेशा यही कहा गया है कि उपलब्ध गवाहियों और तथ्यों के आधार पर विमान दुर्घटना ही सबसे विश्वसनीय निष्कर्ष था। लेकिन नेताजी जैसे व्यक्तित्व के मामले में विश्वासजनक और संतोषजनक दोनों अलग अलग बातें हैं। जब तक हर फाइल, हर गवाही और हर रहस्य जनता के सामने नहीं आ जाता तब तक सवाल बने रहेंगे। नेताजी की मृत्यु एक ऐतिहासिक घटना नहीं बल्कि यह सत्ता, राजनीति और सच्चाई के बीच संघर्ष की कहानी है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि आजादी की लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थी बल्कि यह लड़ाई विचारों और रास्तों की भी थी।